गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जो भी मैटर हैं उनकी क्लासिफिकेशन में क्या क्या पढ़ लिया है। एक तो हमने जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनके बारे में पढ़ा, उसमें एलिमेंट्स, फिर कंपाउंड्स, फिर उसके बाद जो मिक्सचर्स में हमने होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में अभी तक पढ़ लिया था। और मुझे लगता है कि हमने बहुत अच्छे से समझा भी है उसको, और मुझे लगता है कि आप अपनी तरफ से भी बहुत सारे एग्जांपल्स ऐड कर सकते हो। ये सारे के सारे तरीके, ये जो भी हमने क्लासिफाई किया अभी तक, जो भी हमने पढ़ा हुआ है, इन सभी के अपनी तरफ से आप कई सारे एग्जांपल्स दे सकते हो। कंपाउंड्स के आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो। आपको जितने भी नाम या जितने भी केमिकल्स होते हैं उसमें ज़्यादातर वो कंपाउंड्स से ही होते हैं। प्योर केमिकल्स, प्योर एलिमेंट से बना हुआ केमिकल्स बहुत मुश्किल से ही कोई मिलता होगा शायद। ठीक है, तो अगर होता भी होगा तो उनको स्पेशल कंडीशन में रखा जाता होगा, इसमें स्पेशल कंटेनर्स में रखा जाता होगा तब, ताकि वो उस पर्टिकुलर फॉर्म में रह सकें। ठीक है, अदरवाइज़ केमिकल्स तो मैक्सिमम कंपाउंड्स के फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, फिर H2SO4 हुआ, और क्या क्या हो गया आप का जो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, वो भी एक तरीके का कंपाउंड है। उसको भी सेपरेट करने के लिए, सोडियम और क्लोरीन को सेपरेट करने के लिए वो कुछ केमिकल मेथड्स यूज़ करना पड़ेगा। फिज़िकली उनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। यही हमने पढ़ा था कंपाउंड्स के बारे में। इनकी खास बात यही होती है कि ये फिज़िकल मेथड से तो ये सेपरेट नहीं हो सकते। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे अगला टॉपिक है ट्रू सॉल्यूशंस। ट्रू सॉल्यूशन किस में आ रहा था? होमोजेनियस मिक्सचर में हमने देखा था। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन के बारे में कह रहा है, अ ट्रू सॉल्यूशन इज़ ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। ट्रू सॉल्यूशन, अब जैसे होमोजेनियस मिक्सचर्स जो हैं, तो इसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का तो मिक्सचर ये होगा ही होगा। बस ये है कि होमोजेनियस में क्या होता है कि जो भी कंसंट्रेशन होता है वो हर जगह पे सेम होता है, दोनों जो भी मिक्सचर था उसका। और वही अगर हेट्रोजीनियस हो जाता है तो कंसंट्रेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। तो इसमें कह रहा है कि अ सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट्स। कोई भी सॉल्यूशन जो होता है उसमें वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट में जाके घुलता है, सॉल्वेंट में जाके मिलता है। कई बार होता है कि हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे अगर मैं पानी में दूध की बात करूं और दूध में पानी की बात करूं, तो दोनों में कौन सा सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल भी इसमें मुश्किल नहीं होगी इस चीज़ को इसमें बताने में कि अगर दूध में मैंने पानी मिलाया है तो इसमें सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन सा है। और अगर पानी में मैंने दूध मिलाया हुआ है तो उसमें सॉल्यूट कौन सा है, कौन सा सॉल्वेंट है। ठीक है, एक और चीज़ हमने क्लास 8 में पढ़ी थी, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। कोई भी कभी भी हम केमिकल्स वगैरह यूज़ करने जाते हैं तो हमेशा ही हम पानी में केमिकल्स मिलाते हैं, पानी में एसिड्स मिलाते हैं। हम कभी भी एसिड में पानी नहीं मिलाते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि मान लो एसिड में आपने पानी मिला दिया और एकदम से बहुत ज़्यादा वो एक एक्ज़ोथर्मिक अगर प्रोसेस हुआ तो पानी जैसे मिलाओगे आप वैसे फ्लास्क फूट जाएगा। अगर एसिड का छींटा भी आपके ऊपर पड़ता है, आपके शर्ट पे पड़ता है, आपके स्किन पे पड़ता है, तो आपकी स्किन को जला सकता है। इतना पावरफुल होता है एसिड वगैरह। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये सारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स में से गिने जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मैंने एसिड में मैंने पानी मिलाया तो ये इसमें सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट क्या है, कौन सा है। और अगर मैंने वाटर में मैंने एसिड मिलाया होता उसमें सॉल्यूट कौन सा होता है, सॉल्वेंट कौन सा होता। तो इसका भी आप जवाब दे सकते हो। ठीक है, लेकिन वैसे हम इन सब चैप्टर्स को अगर आप चाहोगे तो हम दोबारा से पढ़ लेंगे क्लास में, जब भी हमारा क्लास स्टार्ट होगा। क्योंकि ये सारे चैप्टर्स बहुत ही बेसिक चैप्टर्स हैं। ये बेसिक्स आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए।
बेसिक्स अगर क्लियर रहेंगे तो आगे आने वाली क्लासेस में जो केमिस्ट्री वगैरह होगी आपको बहुत मज़ा आएगा ये सब करने में, ठीक है। केमिस्ट्री अदरवाइज़ बहुत ही ज़्यादा पकाऊ होता है कई बार जो है केमिकल्स के नाम नहीं याद होते हैं, केमिकल्स के कलर नहीं याद होते हैं, कंपोजिशन जो होता है उसमें चार्जेस वगैरह का भी हमें देखना होता है, ठीक है। तो वो अभी नहीं हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये है कि अभी से ये बेसिक्स हैं। क्लास 9th पूरा का पूरा आपका बेसिक है, वो जो हायर लेवल की जो स्टडीज़ होती है उसके लिए। तो 9th बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि अ सोल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट्स। द कंपोनेंट्स इन द लार्जर अमाउंट इज़ द सॉल्वेंट एंड द कंपोनेंट इन द लेसर अमाउंट इज़ द सॉल्यूट। देखो ये पर्टिकुलर लाइन ही पूरा क्लियर कर दिया, सॉल्यूट कौन सा होगा, सॉल्वेंट कौन सा होगा। तो अब जो है इस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को जो इसका आंसर पता होगा कि अगर मैंने किसी एसिड में वाटर मिलाया तो उसमें सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, और अगर मैंने वाटर में एसिड मिलाया तो उसमें सॉल्यूट कौन सा, सॉल्वेंट कौन सा है, ठीक है। इसका एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, आयोडीन इन वाटर, टिंचर आयोडीन जिसको बोलते हैं, सोडा वाटर, एट्सेट्रा। इसके अलावा और भी आप बहुत सारे एग्जांपल्स चाहो तो दे सकते हो। इसका वो क्या होता है, इसके जो पार्टिकल साइज़ कितने होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे हो सकते हैं, जो हमने शुरू के स्लाइड्स में पढ़ा था, ठीक है। मेरे ख्याल से वो फर्स्ट लेक्चर में हमने वो पढ़ा था। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रू सॉल्यूशन क्या है, ट्रू सॉल्यूशन इज़ ए होमोजेनियस मिक्सचर, द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। सीधी सी बात है, अब जो भी होमोजेनियस मिक्सचर था उसमें जब नहीं दिख रहा होगा तो ट्रू सॉल्यूशन में कहाँ से दिखेगा। ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर का ही एक पार्ट है। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ये भी होमोजेनियस में हमने क्लियर कर लिया था। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज़ स्टेबल। सॉल्यूशन इज स्टेबल का मतलब क्या है, सॉल्यूशन इज स्टेबल का मतलब ये है कि मान लो अभी एक रिएक्शन हुआ, ठीक है, और वो रिएक्शन वापस से रिवर्स प्रोसेस ना हो जाए। ऐसे मान लो ऐसा एक एज्यूम कर लो कि जो लोहा है, लोहे में जंग लग गई हो और जंग वापस से ठीक हो गया और लोहा वापस से अपने अच्छे फॉर्म में आ जाए पूरे स्ट्रेंथ के साथ में। तो ये इस तरह का तो प्रोसेस होता ही नहीं है। तो अगर एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रिवर्सिबल चेंजेस ना हो खुद से, उसको क्या बोलते हैं, एक स्टेबल प्रोसेस बोल सकते हैं, या इस तरीके का जो सॉल्यूशन होता है उसको स्टेबल सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। जिसकी कंपोजिशन बार बार चेंज नहीं हो रहे हो, एक बार आपने चेंज कर दिया तो उसी पे जो है उसी पे फिक्स हो गया वो, अनटिल एंड अनलेस आप कुछ एक्सटर्नल फैक्टर नहीं लगा रहे हो, कुछ नए केमिकल्स वगैरह नहीं जोड़ रहे हो, कुछ नया प्रोसेस आप नहीं यूज़ कर रहे हो वापस से वो उस प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस बनाने के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है द पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन द सोल्यूशन। तो दो चीज़ें हैं, एक तो जो भी बीम आप इसके थ्रू पास कराओगे लाइट का, वो स्कैटर भी नहीं करेगा ये, और ना ही उस पर्टिकुलर जो बीम का पाथ है उस पाथ को अपने सॉल्यूशन के अंदर वो विजिबल भी नहीं होने देगा। और ये खुद का कलर इसका जो है थोड़ा सा बोल सकते हो मिल्की थोड़ा सा कलर हो सकता है। जैसे अगर आप सॉल्ट सॉल्यूशन देख लो और शुगर सॉल्यूशन देख लो तो हल्का हल्का सा मिल्की टेक्सचर आ जाता है उसमें। जो प्योर वाटर था वो तो कलरलेस होता है, लेकिन जैसे ही कुछ भी आप घोलोगे उसमें इस तरह की चीज़ें तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन, अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज़ ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। हेट्रोजेनियस मिक्सचर आपको पता ही है कि कंसनट्रेशन जो है थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं होता है। इसका एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ स्टार्च इन वाटर, मिक्सचर ऑफ एग एल्बुमिन इन वाटर, मिल्क, एयर कंटेनिंग डस्ट एंड स्मोक एट्सेट्रा। तो जो मिल्क है इसको भी कोलाइडल सॉल्यूशन बोला गया है। क्यों बोला गया है, इसको हम प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। एयर कंटेनिंग डस्ट एंड स्मोक्स,
ये भी एक तरीके का कोलाइडल सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। एयर जहाँ पे भी आप होगा वो जहाँ पे भी होगा वहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। क्यों आप बोल सकते हो? क्योंकि एयर जहाँ पे भी होगा वहाँ पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स भी होंगे उसके अंदर, और थोड़े बहुत जो डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ गैसेस का मिक्सचर होता एयर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ गैसेस अगर उसमें होती तो सभी गैसेस का अपना कॉम्पोजिशन फिक्स है कि ऑक्सीजन का ऑलमोस्ट 21-22% होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.001% के आसपास होगा या 0.01% के आसपास होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। तो सभी का कंपोजिशन फिक्स है। अगर फिक्स कंपोजिशन में नहीं होता, अगर फिक्स कंपोजिशन में नहीं होता तो एक तरीके का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, जो कि होता ही है। क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट होता है वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, पेपर फॉर्म में हो सकता है, और साथ में कुछ इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या कह रहा है? कोलाइडल सॉल्यूशन इज़ द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये तो तय है, बिल्कुल सही बात है। द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। ये थोड़ा सा इसमें क्यों नहीं देख सकते, उसके पीछे भी कुछ रीज़न होगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो सॉल्यूशन है इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो अभी भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं हमारी आँखों को देखने के लिए। ठीक है, इतने छोटे हैं, कितना कितना इसका साइज़ था, ऑलमोस्ट 1 to 10 नैनोमीटर के आसपास था। तो स्टिल दे आर वेरी स्मॉल। अगला पॉइंट कह रहा है द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इसमें जो है सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन से। जो नॉर्मल हेट्रोजीनियस मिक्सचर था जिसमें सैंड एंड वाटर का जो सॉल्यूशन था उसको तो हम कर पा रहे थे, क्योंकि उसमें जो सैंड पार्टिकल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा बड़े थे, उसको हम आँख से भी देख पा रहे थे। लेकिन ऐसे पार्टिकल जिसको हम आँख से भी नहीं देख पा रहे हैं वो इतना छोटा है कि जो भी फ़िल्टर पेपर ले रहे हैं उस फ़िल्टर पेपर के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, उस स्पेस से भी छोटा अगर पार्टिकल हो तो उस स्पेस के थ्रू आसानी से नीचे चला जाएगा, है ना। तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं ये सेटल डाउन नहीं होते हैं और सॉल्यूशन भी स्टेबल होता है। द पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज़ विजिबल इन द सॉल्यूशन। अब ये सिर्फ और सिर्फ ये एक पॉइंट है जो नॉर्मल जो ट्रू सॉल्यूशन था उस ट्रू सॉल्यूशन से थोड़ा सा डिफ़र कर रहा है। वो ये कि ये बीम ऑफ लाइट को स्कैटर भी कर दे रहा है और ये इसके थ्रू जो पाथ ऑफ लाइट होगा वो विजिबल होगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।